सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित क्वेश्चन होगा प्रिया, ठीक है। सुनो, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः अमिश्रित है, ठीक है। किस पे है? तो संस्कृति पर है, अर्थव्यवस्था पर है, कि धर्म पर है, विज्ञान पर है, किस पे है? अर्थव्यवस्था पर है, ठीक है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः अमिश्रित है, ठीक है, जिस पे अर्थव्यवस्था पर। सुन लीजिए, इस बार बता देते हैं। मानव समाज विलक्षण, ठीक है, मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर अमिश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज परिवर्तन होता है। ये बात आप जान रहे हैं, जैसे जैसे आपका अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आएगा, समाज व्यवस्था क्या होता है? परिवर्तित होता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादक, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप से बदलने लगती है। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था के उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते हैं। जैसे किसी का भी लाइफ स्टाइल जो है, जैसे उसके पास पैसा आने लगता है उसमें चेंजिंग आने लगता है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सा चीज है, आपको याद रहना चाहिए कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः अमिश्रित होता है। किससे? आपका अर्थव्यवस्था पर। किस पे? अब अमिश्रित करें, आश्रित होता है, ठीक है। आश्रित होगा तब ना, आप पैसा पर आश्रित है कि नहीं। सोचो कि अगर किसी के घर में इनकम 10,000 है तो उसी में पूरा महीना चला लेता है। जैसे सबका थोड़ी लाखों कमा रहा है आदमी, 10,000 अगर इनकम है, पटना मसौड़ी आदमी कर रहा है तो पूरा 10,000 में पूरा वो मंथ का उसका पूरा चल जाता है काम, क्योंकि उतना ही में बाहर का सामान नहीं खाइएगा आप। जैसे मान लीजिए जो काम चलने वाली चीज है, फिर बेसिक चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। कपड़ा जो महंगा महंगा आप पहनते हैं नहीं पहनिएगा, है कि नहीं। तो चलने के लिए तो चली जाएगा, मगर जैसे जैसे आपके पास पैसा आता है वैसे वैसे आपका सभ्यता, संस्कृति, समाज उस तरह से आप रहने लगते हैं और वैसे समाज में आप रहने लगते हैं। अब ज्यादा कमाएगा तो ऐसा सोसाइटी आप ढूंढिएगा, वहां रहेंगे जाके, है कि नहीं। तो वो बात, तो ऐसी कोई रटना नहीं है। याद रखिएगा मानव समाज विलक्षण है क्योंकि मुख्यतः आश्रित होता है किसमें? अर्थव्यवस्था पर। सेकंड क्वेश्चन याद रखिएगा, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? ठीक है, ऑप्शन देते हैं। सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को ही मेसोपोटामिया, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हम क्यों बताते हैं कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं? क्योंकि आपका सिंधु घाटी जो सभ्यता था उसका खुदाई सबसे पहला बार हड़प्पा से 1921 में होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसीलिए आपका सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और अब तो हड़प्पा सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो ये भी नाम याद रखना, ठीक है। और मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा बोलते थे। क्या बोलते थे? और मेसोपोटामिया की सभ्यता को हम लोग सुमेरियन सभ्यता बताए थे कि सुमेरियन सभ्यता से डरना नहीं है। दुनिया का अब तक का सबसे पुराना सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो दजला फरात नदी के किनारे अवा फलाफुला और ईरान में एक चीज है जिसको आज के डेट में हम लोग टाइग्रिस यूफ्रेटस कहते हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि हड़प्पा को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी से संबंधित है और सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सैंधस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कहेगा कि कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। आपको हम बताए थे कि हड़प्पा जो सभ्यता था मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, और आपका सिंधु घाटी सभ्यता और आपका चीन की सभ्यता सब एक दूसरे के क्या थी? समकालीन सभ्यता थी। और सबसे पुराना कहेगा तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग से देखो हम पूरा बताते हैं। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक युग क्या था? हम पहले जब पढ़ाते थे तो हम बताए भी थे सब चीज कि प्राग ऐतिहासिक किसको बोलते हैं? वैसा काल जिसमें कुछ न तो लिखा गया हो और न कुछ जो पढ़ा जा सकता, वैसा युग को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब जिसमें सिर्फ कहा सुना पर चलता है, कैसे हुआ था, ऐसे हुआ था, उसका कोई साक्ष्य लिखित नहीं है, वो पढ़ा नहीं है, बस उसके आधार पर जो चलता है
उसको हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक में क्या है कि जिसको लिखा तो गया है मगर आज तक उसको पढ़ा नहीं गया है, इसको इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता आपका प्रोटो हिस्टोरिक एज का ही है, आद्य ऐतिहासिक युग का ही है, क्योंकि इसमें लिपि लिखा गया तो मिला हुआ है, मगर किस लिपि में क्या लिखा गया है ये आज तक पता नहीं चला है। क्या लिखा गया आज तक पता नहीं चला है। अगर ये पता चल जाए तो बहुत सारा लिखित साक्ष्य मिला, उससे और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो खनन में बहुत सारी पता चला है और क्या क्या और लिखा गया है उसके बारे में, जैसे लिखा अगर हमको पढ़े आ जाए तो उस समय में क्या क्या था वो तो और पता चल जाएगा ना बात, उसमें तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा ये बात लिखा था यानी इस चीज ऐसे भी होता होगा, ऐसे भी होता होगा, कोई नियम कानून कैसे क्या चलता होगा, हर चीज पता चलेगा। तो आपको याद रखना है। और ऐतिहासिक युग में इसमें लिखा भी गया हो, उसको पढ़ा भी जा सकता हो, उसको ऐतिहासिक युग कहेंगे। तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक युग का था। यह एक पूर्णतः वेल डिजाइंड या वेल आपका ठीक है योजनाबद्ध तरीके से इसका शहर वो था, ठीक है। और याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो सड़क थे समकोण पर दूसरे को काटते थे, ये भी बात याद रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज याद रखिएगा। सिंधु घाटी था मतलब जब पूरा पढ़ के आप जाइए तो लगना चाहिए सिंधु घाटी आपको याद है सब बात, ये सब ठीक है याद रखिएगा। क्या सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता गैर गैर मतलब आर्य नहीं थे, उसमें गैर आर्य वाली थी। क्यों ऐसा है, इसका रीजन दिया वह नगरीय सभ्यता थी। गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो याद रखिएगा वह नगरीय सभ्यता था। क्या है कि आपको पता होगा कि आर्य जो आए हैं वो एक्चुअली वैदिक युग बोला जाता है और बोला जाता है कि ग्रामीण युग में आए, नगरीय युग में। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है, ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसमें पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण था। हम वही बताया आपको, ठीक है, वही बात। जितना पता रखा ध्यान सुनिएगा तो लाइन में उतना रटना नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट अपने आप बिल्ड हो जाएगा, ठीक है नहीं। आगे सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व, ठीक है, रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। देखो आराम से समझो, अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन पूछे ऐसा ही तो क्वेश्चन था, बस डिजाइन अलग कर दिया। आर्य से पूर्व रखने का मतलब आर्य बाद में आया सिंधु घाटी सभ्यता का, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था और आर्य सभ्यता आया वो आपका ग्रामीण था। तो सोच के देखो पहले सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, क्योंकि वैदिक काल तो बाद में आया है और सिंधु घाटी सभ्यता पहले आया है। पहले वाला ही आपका नगरीय सभ्यता था, बाद में जो वैदिक सभ्यता आया वो ग्रामीण सभ्यता था, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये भी क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक ये भी क्या है कि मृदवांड, ठीक है, ये याद रखना मृदवांड, ठीक है। क्या इसका रीजन सुन लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। कहा ऐसा बोल रहा है कि नगर नियोजन वाला था यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदवांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। और काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदवांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदवांड आर्य संबंधित माने जाता है, ठीक है, याद रखना है। क्या बोल रहा है कि आपको काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदवांड जहां हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदवांड आर्य से माने जाता है। देखो अगर मृदवांड नहीं ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन नगर नियोजन में दिया होता वो हो जाता है आंसर, मगर मृदवांड दिया तो मृदवांड वाला मारना, ठीक है। सुन लो, हम जब कल पढ़ा रहे थे आपको सिंधु घाटी सभ्यता तो हमें बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता मृदवांड मिला है, यानी मिट्टी का जो आपका बर्तन होता है उसको एक तरह से मृदवांड कहते हैं, ठीक है। तो मिट्टी का जो बर्तन उसमें मिला था, मृदवांड जो मिला था सिंधु घाटी सभ्यता, उसका विशेषता ये था कि वो लाल रंग का होता था और उस पर डिजाइन या आपका एक रेखा टच से खींच के उसमें काला रंग से बनाया जाता था या डिजाइन कुछ काला रंग से बनाया जाता था, मगर वो एक्चुअल में लाल होता था। जैसे मेरा ये शर्ट आसमानी है, ठीक है, मतलब ब्लू है या कुछ भी है, ठीक है, और इस पे कुछ हम लाइन खींच दें ऐसे ऐसे करके, तो
मगर कलर थोड़ी हो जाएगा, उसको क्या बोलेगा कि हाँ आसमानी था, उस पर ऐसा डिजाइन। तो वो बात हम आपसे बोल रहे हैं कि मृदवान जो था लाल रंग का होता था, ठीक है, याद रखना है, मगर उसको ब्लैक पट्टी का उसमें डिजाइन किया रहता था, ऐसे याद रखना है। तो इसका कलर क्या था, मगर जो आपका आर्य सभ्यता का जो मृदवान था उसको पहचानने का क्या है कि चित्रित धूसर होता था, धूसर कलर का होता था, मतलब धूसर मतलब उस तरह का, मतलब कहने का मतलब ब्राउन या उस तरह का होगा, मतलब धूसर, ठीक है, मतलब उस तरह, ठीक है, कहने का मतलब, ठीक है। तो चित्रित धूसर कलर का क्वेश्चन में आता है, ठीक है, कि आर्य सभ्यता के काल में आपको कहेगा कि किस तरह का आपका वो होता था, तो चित्रित धूसर, ठीक है, याद रखिए। मतलब रंग है कहने का मतलब, वो तो बाद में भी तुम देख लेगी, मगर मैं नहीं, तुमको पता होना चाहिए अंदर की सिंधु घाटी सभ्यता में लाल और काला रंग से वो पट्टी बना हुआ, मगर इसमें क्या धूसर, चित्रित धूसर। तो वही हम तो बोल रहे हैं ब्राउन या ग्रे उस टाइप का जो कलर होता है, ठीक है, याद रखना है, ग्रे कलर को एक तरह से इंग्लिश में कई उतना साल पहले का है तो उस तरह से नाम दिया होगा, ठीक है। कहेगा सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों? बार बार कंपेयर कर रहा, 2-3 क्वेश्चन में उसी से कंपेयर कर रहा, तो इससे क्या होगा, बिल्ड होगा तार्किक क्षमता अपना, हर क्वेश्चन को विश्लेषण करने का क्षमता है। बताइए, सोच के देखिएगा, क्वेश्चन ऑप्शन देते हैं। इसके पास विकसित शहर जीवन सुव्यवस्था ही तो था, ठीक है। आगे इसके पास चित्र लेखीय लिपि थी, चित्र मिला है कि नहीं मिला है, तो चित्र लेखी लिपि भी होगा कि नहीं होगा। आगे कहेगा इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का भाव था, सही है। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का खोज नहीं हुआ, लोहा खोज नहीं हुआ, लोहा खोज तो उत्तर वैदिक काल में हुआ है, अतरंजी खेड़ा से। कहां से? अतरंजी खेड़ा से। तो आपको ये बात याद रखना है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें चित्र के साथ लिखी हुई लिपि भी मिला है। एक नगरीय सभ्यता थी, उसमें लोहे का अभाव था, तो लोहा का जब अभाव होगा तो उसे शस्त्र भी नहीं मिलेगा हमको। ये सब बात सही है कि नहीं? ये बात कहीं ना कहीं भिन्न करता है कि नहीं वैदिक सभ्यता से, तो ये सब बात हो जाएगा ऐसे में, तो रटना नहीं है। यही रीजन में आपको दिया होगा, पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक हुआ करते थे, आपको बताए थे, पिक्टोग्राफी बोलते थे। पिक्टोग्राफी मतलब पिक्चर वाला, ठीक है, पिक्टोग्राफी, ठीक है, तो वही चित्रित लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक है, तो याद रखना है। और वैदिक सभ्यता के लोग लोहा तथा रक्षा शास्त्रों ज्ञान से युक्त थे, क्या उसमें लोहा, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा नहीं था। कई जनरली आप अस्त्र सब देखते हो लोहा का रहता था, पहले भाला बर्छी सब देखते हो उसमें लोहा का नूक रहता था, लोहा का सब खोज ही नहीं हुआ तो कहां से रहेगा। और ग्रामीण सभ्यता में था, वैदिक सभ्यता में था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान का अभाव था, यानी कि उस समय लैक ऑफ नॉलेज था, मतलब उसके बारे में हमको लोहा का नॉलेज नहीं था, ठीक है। हम लोग लोहा नहीं जानते थे कि लोहा जैसा कोई चीज होता है, ठीक है, याद है। सिंधु घाटी सभ्यता में ये सब पढ़ते पढ़ते तुमको लास्ट तक तुमको सब पता चल जाएगा, कि धीरे धीरे हर का क्वेश्चन का उस तरह से विश्लेषण भी दे रहा है, ठीक है। तो पूरा नहीं भी अगर तुम पढ़ी है तो क्वेश्चन के माध्यम से समझ जाएगा। तुम भी ध्यान सुनना, नींद मत रहो, ठीक है, ध्यान सुन, तुम क्लियर करो कोई चीज, जब मेहनत कर रहा है तो अच्छा से करो, और वहां देखते रहना सही आ रहा है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का स्रोत सुनिए, ऑप्शन देते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जो जानकारी है उसका स्रोत क्या है, तो उसका स्रोत शिलालेख है। दूसरा पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख है, कि पुरातात्विक खुदाई है, कि उपयुक्त सभी है। पुरातात्विक खुदाई होगा, अरे खुदाई से ना तुमको पता चला है जी, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कैसे खुदाई, हर जगह खुदाई से आपको पता चला है। क्या उसका अभिलेख पढ़ पाएंगे आप आज तक? जो भी पता चला है इसके बारे में आज तक, अभी थोड़ा देर पहले भी हम इस बात का जिक्र किया आपको, कि जो भी पता चला खुदाई से पता चला, अगर लिखने वाला पता चल जाता तो और बात पता चलता, वो तो हमें पता ही नहीं चला, वो तो पढ़ ही नहीं कोई पाया, ठीक है, याद रखिए। और ये भी बताया आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि का था भाव चित्रात्मक, या इसको पिक्टोग्राफी बोलते हैं, या इसी को ब्रुस्टोफिडल लिपि बोलते हैं, या इसी को गौमूत्र लिपि बोलते हैं, ये भी पता चला। तो अगर पूछेगा तो पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मुख्य स्रोत, देखो मुख्य स्रोत पूछा, प्रमुख, तो प्रमुख मतलब कोई एक होगा, सबसे कौन होगा? खुदाई, मेनली एक्सकैवेशन। रोज हम पढ़ा रहे हैं तो उसके बाद खुदाई के बारे में पढ़ा रहे थे, कि ऐसे पता कर लिया उसका फिर खुदाई हुआ, उसका हुआ कि नहीं हुआ,
आगे हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका। तो हम जब आगे पीछे भी हम जब एक्सप्रेशन देंगे उसको समझना है तभी मार पाइएगा। अभी हम इससे पहले थोड़ा देर पहले अगर सुने होंगे हमको तभी सब बात सब बोल दिए थे कि इससे पहले लिपि तो पता चला है मगर लिपि को पढ़ नहीं पाया, वाचन में तो वही उसको पढ़ नहीं पाया तो वाचिएगा क्या, बोलिएगा क्या, है कि नहीं। और अतः सभ्यता से संबद्ध अनेक स्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, यानी खुदाई उदाई जो भी हुआ उसी से जो पता चला है उसी से हम लोग जानते हैं कैसे कैसे क्या सभ्यता था। लिखा जो गया है तो उसको पढ़ा अभी तक नहीं गया, इसीलिए इसको हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक एज में इसको रख रहे हैं, आद्य ऐतिहासिक युग में रख रहे हैं। ठीक है, बाबा रिवाइज कर देते हैं, आपको याद रहना चाहिए। आगे निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन फिर दीजिएगा, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों के मुहरों पर लिखावट या धार्मिक ग्रंथ। ऑप्शन से साथ सकते हैं आप, बी होगा ऑप्शन, यानी कि खुदाई, पुरातत्व अवशेषों की खुदाई। क्योंकि अरे कुछ मिला भी होगा पढ़ने वाला तो पढ़ ही नहीं पाए हैं आप, तो हो भी नहीं करेगा ऑप्शन। पढ़ के समझिएगा तब ना आप जानिएगा कहाँ ऐसे हुआ था। जो भी आज तक आप सिंधु घाटी तक हम जा रहे हैं सब खुदाई होने पर जान रहे हैं। तो खुदाई में कंगी मिला तो समझे कंगिया मिला है जी, हड्डी मिला तो घोड़ा का हड्डी होगा जी, जनरली घोड़ा का तो जबड़ा होगा, हड्डी होगा, दांत होगा तो पता चल जाता है। हाथी के दांत ये सबसे पहले ये सब पहनते थे, ठीक है, पहले सब। और उस जमाने में सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपका तराजू तो होबे करता था मगर वही सब का हम लोग वो नेकलेस तकलेस सब बताए थे आपको, हड्डी का भी बनता था पहले। और ये भी बताते हैं कि पहले का पुरुष भी श्रृंगार करता था, वो सब पहनता था, ठीक है, नहीं खाली स्त्रियां पहनती थी। तो ये सब याद हो गया ना। आगे तो पूरा क्लियर होना चाहिए, एकदम ध्यान सुनिएगा, इसको पूरा खत्म कर दें आज। 80 या 50 क्वेश्चन है मगर जल्दी चलेगा, बकवास नहीं करेंगे हम लोग, आराम से एकदम खाली क्या देखिए वीडियो। निवासियों को, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? वहां पाई गई है, क्या पाई गई है? मोहरे। देखिए क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को, सिंधु घाटी के निवासी हैं उनके सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई है। ठीक है, वहां क्या पाई गई है ये कहना चाह रहा है। क्या ऐसा मिला है कि वहां के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत उससे पाया जाता है। तो ये चीज हम बोल रहे हैं, सुनिए। मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, मंदिर, लिपि। तो ऑब्वियस बात है मोहर, ठीक है, वहां की सभ्यता का और बताता है, ठीक है, मुहर से पता चलेगा। कहीं का तुम मुहर, मेन चीज तो कहीं का पता करने के लिए उसका मुहर होता है, ठीक है, कहाँ का क्या है अपने आप इस लोगों कहाँ का है, एक तरह से वो कहने का मतलब वैसे समझना कोई चीज। सुनिए, कहेगा सैंडर सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मुहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। इस सभ्यता के लोग जो रहे हैं तो उसको हम जानने का महत्वपूर्ण साधन, महत्वपूर्ण सोर्स 3000 से भी अधिक मुहर मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, इससे पता चलता है। मुहरों पर अंकित चित्र के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न क्रियाकलापों और विश्वासों पर प्रकाश डालता है। बहुत सारा चित्र उसमें मिला है जिससे पता चलता है कि सब जानवर भी होगा, ये सब लोग इर्द गिर्द रहते होंगे मनुष्यों के, या उस पर विश्वास करते हैं कि ऐसे ऐसे कुछ कुछ विश्वास जब करता था, किस किस चीज़ कोई मानता था नहीं मानता था, मोहर बहुत चीज़ का अंकन मिला है। तो वे सब चीज़ आगे कहेगा कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हड़प्पा की उत्पत्ति कैसे हुई उसके संबंध में एक जोड़ा दिया गया है और उसको हम पढ़ेंगे। अब सुनिएगा, देखिए कौन सा गलत बात है उसमें कि ऐसे नहीं हुआ होगा। तो एम रफीक मुगल, इनके द्वारा बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ये बात सही होगा गलत होगा? सही बात होगा कि नहीं होगा? आप व्यापार कर रहे हो उससे, और ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। हम क्या बता चुके हैं आपको कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से भी सबसे पुराना कौन होगा? हम कल जब पहले बात सुने थे, हम जब इस बात एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे थे, आप नहीं सुनोगे इसलिए नहीं सब समझ में आया। हम ये बात बोले थे कि मेसोपोटामिया का सभ्यता सबसे पुराना था, और तुमको ये बात हम बताए थे कि मेसोपोटामिया का जो सभ्यता था इनिशियल स्टेज का शहरी व्यवस्था था वहाँ। ये बात सुने थे हम, बोले थे, तो वही बात यहाँ पर एक तरह से अंदर से आप सोच सकते हैं
प्रेरणा तो तभी लेगा ना आदमी, जैसे आप किसी चीज का इनिशिएट किए। पहले तो ग्रामीण सभ्यता हो गया, उतना डेवलप चरण नहीं होगा, मगर सबसे पुराना मेसोपोटामिया सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी एक शहरी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। मगर हम ये भी बताते हैं आपको कि सिंधु घाट की सभ्यता से ज्यादा डेवलप्ड नहीं था, मगर सिंधु घाट जब बाद में आएगा तो ऑब्वियस बात उससे प्रेरणा लेगा ना। कहीं अगर वो ऐसा चल रहा है हमसे पहले और नगरीय सभ्यता है, तो आप जब आइएगा तो उससे तो ऑब्वियस बात है कि एक इनिशिएट वहां से होता है, और वहां से आप व्यापार भी कर रहे हैं, क्योंकि तो वहां चीजें देखिएगा तो और उसको बेहतर तरीका से करना सोचेगा कि नहीं सोचेगा। अगर आप किसी घर में जाइएगा और उसके घर में आप जाए, बड़ा अच्छा सा सब चीज है, बेसिन है, पक्का का घर है, ईंट से बना हुआ हर चीज है, तो आप जाइएगा थोड़ा सा और अच्छा आपका अर्थव्यवस्था बढ़ेगा। तो आप क्या सोचिएगा कि हम वहां देख के सब चीज तो है, ये था, टाइल्स नहीं था, तो टाइल्स और लगा दीजिएगा। शहरी तो है जनरली, और कुछ और एक्स्ट्रा चीज तो वो हम कह रहे हैं एक तरह से, तो उससे प्रेरणा कहीं ना कहीं लेगा कि नहीं लेगा। ठीक है, तो ये बात कौन बोला है? ये रफीक मुगल के द्वारा। किन के द्वारा? रफीक मुगल। तो याद रखिएगा, हाँ तो गलत सुनो ना, पहले बता रहा सब बात। देखो एम गलत ये है कि एम रफीक मुगल कि हाँ तो ये गलत है, मगर वो चीज हम जो बोल रहे हैं वो समझाता हूँ, वो समझो। ठीक है, मिलान करो के हिसाब से ना दिया हुआ है। चलिए आगे सुनिए, कहेगा आपसे तो ये गलत है, यानी कि ये अगर गलत है तो बाकी सब क्या है? सही है। तो बाकी सब क्या क्या है समझ लीजिए, सुन लीजिए। कहेगा EJH मैके, EJH मैके क्या बोले कि सुमेर से लोगों का पलायन। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, सुमेर से लोगों का पलायन मतलब क्या बोला? हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो पहल का जो हम बोले कि ये जो बोले रफीक मुगल, ये बात बोले कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ठीक है, ये गलत है कि ये बोल रहे हैं बात। ठीक है, आपको याद रखना है कि EJ मैके सुमेर से लोगों का पलायन, यानी सुमेर कौन? मेसोपोटामिया, इराक वाला सभ्यता है, ईरान वाला सभ्यता है, उससे लोगों का पलायन हो रही बात सही है। ठीक है, याद कर लेना इसको। मार्टिन व्हीलर पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन। ठीक है, यानी पश्चिम एशिया। ठीक है, पश्चिम एशिया समझ लो उधर। ठीक है, पश्चिम एशिया की ना चीन चाइना होने वाला याद रख लो। ठीक है, ईरान तरफ वही याद रखो, ईरान ना उधर होगा, भारत उधर तो पश्चिम उधर होगा। ठीक है, तो याद रखना है आपका पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन। और अमलानंद घोष जी बोले हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता के परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। जो आपको हम क्या बताएं कि हड़प्पा को 3 भाग में बांट के हम लोग पढ़ते हैं, एक प्राक हड़प्पा, एक हड़प्पा जो विकसित वाला हड़प्पा है, और एक उत्तर हड़प्पा या सांदप बोल सकते हैं, सब में लगा सकते हैं। हड़प्पा बोल क्योंकि सांदप बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि प्राचीन वाला जो हड़प्पा है, यानी हड़प्पा का जो पूर्व वाला है उसके विकसित होने पर हड़प्पा बना है, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, ये कौन? अमलानंद घोष। समझना है जो बोले, हम फिर से पढ़ देते हैं। अमलानंद घोष जी के द्वारा बोला गया बात कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, अरे हड़प्पा सभ्यता जो हम बोल रहे हैं बात, कब का बात बोल रहा है? ये 2500 से 1750 के बीच के समय का बोल रहा है। यानी ई वाला का उद्भव जो हुआ है, इससे पहले वाला जो हड़प्पा था, ऐसा नहीं होगा कि हड़प्पा यही बन गया होगा, डेवलप हो गया होगा, धीरे से जो यहाँ से चलते चलते आए धीरे धीरे विकास हुआ होगा ना। तो ये जो प्राचीन जो टाइम पीरियड के अनुसार जो बात है, प्राक वाला सभ्यता हड़प्पा का, उसके धीरे धीरे विकास होने पर ये वाला सभ्यता है। यही चीज ऐसा नहीं होगा ये अलग होगा, ये अलग होगा, सभ्यता तो सब एक ही होगा, मगर चलते चलते ये डेवलप्ड हो गया ज्यादा, तो इसको अलग टाइम पीरियड बांट दिया। इधर विकास का चरण चल रहा था तो अलग बांट दिया, और ये अब उसको पतन हो रहा है तब बांट दिया 3 भाग में, ऐसे में। तो जो हड़प्पा सभ्यता आप पढ़ते हैं उसका उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता के परिपक्वता, मानी जब एडल्ट जब तक नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो परिणाम स्वरूप हुआ। जब एडल्ट हो गया हड़प्पा सभ्यता पूर्ण रूप से जो आज पढ़ते हैं वो एडल्ट हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व पढ़ते हैं जो परिपक्व हो गया पूरी तरह से, हर चीज यहाँ पर व्यवस्थित हो गया, तब का पढ़ते हैं आप हड़प्पा सभ्यता। बीच वाला ना पहले वाला पढ़ते होता है ना बाद वाला पढ़ता है कि नहीं, समझना बात। और हम 3 कल ही बताए थे आपको, रोपड़ एक जगह याद रखिएगा, एक बनावली, ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, एक रोपड़ एगो बनावली, जहाँ तीनों हड़प्पा का साक्ष्य मिला है, मतलब प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और आपका उत्तर हड़प्पा या सांधव, उत्तर सांधव सभ्यता। ठीक है, समझ में तुमको प्रिया आ रहा? सुनो पूरा एक्सप्लेनेशन एक तो हम दे दिए ऊपर से, और
हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बात कहा है। ठीक है, क्या क्या कहा है? E.J.H. मैके का मानना है कि लोगों के प्रवसन से हुआ है। ये बात सही है। मैके वाले जो पढ़ा है, याद है ना, हड़प्पा की उत्पत्ति हुई है सुमेर, सोचो सुमेर सभ्यता के, ठीक है, लोगों के प्रवसन से हुआ है। ठीक है, माइग्रेशन से, यानी वहां के लोग जब यहाँ आए तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसका डेवलपमेंट हुआ। और इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद D.H. गार्डन तथा मार्टिन वियर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिम एशिया के सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुआ है। विचार एक तो बोले कि उनके प्रवसन से हुआ, एक उनके विचार के प्रवसन से। विचार भी तो कर सकता है, मेरा विचार तुम में जा सकता है कि हाँ चलो ऐसे है तो हम भी ऐसा भी विचार हम अपनाएंगे, अच्छा है कि नहीं, हमको डेवलप करेगा ये विचार, समझी, ये भी बात हो सकता है। फेयर सर्विस और जॉन एक डेल्स तथा रफिक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं कौन कौन? तो गार्डन, जिसको गार्डन चाइल्ड पूरा नाम है उनका, ठीक है, गार्डन चाइल्ड ही ये बात बोले थे कि भारत में, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता भारत का पहला नगरीय सभ्यता था। गार्डन चाइल्ड ये बात बोले थे कि भारत में कहेगा कि आपका पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता था, सिंधु घाटी की संस्कृति था। ठीक है, ये बात गार्डन चाइल्ड। और भारत में दूसरा नगरीय सभ्यता महाजनपद काल को बोला जाता है, और ये बात गार्डन चाइल्ड बोले। ठीक है, पहला कौन था? सिंधु घाटी था, और दूसरा कौन था? महाजनपद काल, जिसमें 16 महाजनपद पढ़ते हैं हम लोग, जिसका जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से और जैन के भगवती सूत्र से आपको पता चलता है। गार्डन चाइल्ड के द्वारा बोला गया, तो इनका कथन भी याद रखना, कभी क्वेश्चन ये आ जाता है ऐसे करके कि आपका महाजनपद काल को केमी नगरीय सभ्यता गार्डन चाइल्ड के द्वारा बोला गया है। दूसरी नगरीय सभ्यता बोला किसके द्वारा, ये पता रहेगा तब ना, तो वही गार्डन चाइल्ड ही है। तो कहेगा स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉन एफ डेल्स तथा रफिक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। और एम रफिक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है। ठीक है, याद रखना है, कहेगा हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में, ठीक है, हड़प्पा में हुआ है। और कहेगा इन्होंने इन पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। कौन? तो एम रफिक मुगल। ठीक है, यही बात मैं तुमको गलत बताएं, हम जो बात अभी तक जो बताएं तुम लोगों को समझ में आया, हम जो बोल रहे थे सही बात बोल रहे थे, पहला बात। ठीक है, खाली वो जो आदमी है खाली ये बात बोला कि इससे नहीं, इससे प्रेरणा लिया है, मगर कथन सही है, वो जो बात वो सही है। क्या बात हम कल भी तुमको हम बताए कि मेसोपोटामिया का जो, ठीक है, वो आपका एक नगरीय सभ्यता है और स्टार्टिंग फेज का नगरीय सभ्यता है, तो उससे प्रेरणा ली जाएगी नहीं। दो तरह से प्रेरणा, एक तो वहां से प्रवचन होगा लोगों का यहाँ पे, और दूसरा उनके विचारों का प्रवचन होगा। ठीक है, तो वहां से लोगों का प्रवचन होगा, ये बात अलग विद्वान बोले हैं, और विचारों का प्रवचन अलग बोले हैं। तो विचार वाला अगर बोलेगा कौन बोला है, तो विचार वाला मार्टिन वियर, याद रखना, मार्टिन वियर। ठीक है, और मैके बोले हैं सुमेर लोगों का पलायन। ठीक है, ठीक है, सुमेर लोगों का पलायन के बारे में मैके बोले हैं। कौन बोले हैं? H.J. मैके। ठीक है, मार्टिन व्हीलर क्या बोले हैं? उनके विचारों का पलायन हुआ, उनके विचारों का प्रवचन हुआ। ठीक है, सुमेर के विचारों का प्रवचन हुआ यहाँ पे, तब वो ऐसा डेवलप हुआ है कि नहीं। और अमलानंद घोष क्या बोले हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जो हुआ है वो पूर्व हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व होने पर हुआ। ये कथन याद हुआ, कथन स्टेटमेंट से आजकल क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और ये सब खंडन करता है कौन, यानी सबके अगेंस्ट जा रहा है कौन? मुगल। ऐसे मन में याद रखना, क्योंकि ये सब जो है ये सब हम लोग ऐसे बता रहे हैं, इसका अपोज कर रहा है कौन? मुगल। और मुगल का नाम, मुगल नाम है एक तरह से एम
रफीक मुगल। क्या नाम है? वो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है। इन्होंने इन पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली है। ये वाली नहीं बोले, मगर जनरली ऐसे हुआ है। आगे आ जाइए। कहेगा सूची 1 से सूची 2 में आपको मिलाना है। ठीक है, सही उत्तर देना है कि कौन सा सही होगा, है ना। तो ऑप्शन है कि हड़प्पा, ठीक है, खुदाई के बारे में उसका है एक तरह से कि हड़प्पा का खुदाई एनजी मजुमदार किया है, कि जॉन मार्शल जी किए हैं, कि दयानंद साहनी ने किए हैं, कि बीबी लाल किए हैं। तो आराम आराम से याद करिए। हड़प्पा का कहेगा दयानंद साहनी, हड़प्पा का दयाराम, क्योंकि हड़प्पा खुद 22 में हो गया था और 23-24 और 24-25 में क्या हुआ? खुदाई। हस्तिनापुर का अगर बोलेगा तो हस्तिनापुर का खुदाई बीबी लाल किए हैं। हाँ, हस्तिनापुर का खुदाई ठीक है, देखिएगा बीबी हस्ती है। ठीक है, हस्तिनापुर का खुदाई बोलेगा तो कौन? बीबी लाल। सब 50-52 जाए रटना नहीं करके भुला जाएगा, बहुत कथन पढ़ना रहता है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए बीबी लाल हस्तिनापुर का। ठीक है, याद रखिएगा 50-52। ठीक है, आगे तक्षशिला का कहेगा तो जॉन मार्शल। ठीक है, तक्षशिला का बोलेगा जॉन मार्शल। ठीक है, और कौशाम्बी का बोलेगा तो एनजी मजुमदार। ठीक है, एनजी मजुमदार कब? 36-37 में। ठीक है, तक्षशिला का अगर बोलेगा तो मार्शल, तक्षशिला का कौन? जॉन मार्शल। पता है ना तक्षशिला कौन? जॉन मार्शल। 13 से 34 के बीच में जो खुदाई हुआ है, 1913 से 34, जॉन मार्शल। और कौशाम्बी का बोलेगा तो अभी बता, कौशाम्बी का एनजी मजुमदार 36-37 में, 36-37। और हड़प्पा का बोलेगा दयाराम साहनी, हड़प्पा का बोलेगा तो दयाराम साहनी। 1923-24 फिर 24-25 में खुदाई हुआ था। हस्तिनापुर का बीबी लाल 50-52, 1950-52। और तक्षशिला का जॉन मार्शल, तक्षशिला का जॉन मार्शल 1913 से 34 था, 1913 से 34। और कौशाम्बी का एनजी मजुमदार 36 से 37। आई भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, वैदिक संहिताओं से, या चांदी के आहत सिक्कों से। तो हड़प्पा संस्कृति से चांदी के बारे में हम लोग पढ़े थे ना कि कहाँ से आ रहा था, तो आपको बताए थे ईरान, अफगान, ये चीज बताए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक राजस्थानी बताए थे, राजस्थान का दो खान जेबर। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी, यार लोहा का नहीं था और चांदी हिंदी की था। ठीक है, वहां के लोग भी तो पहनने उनने में ठीक है। हड़प्पा वासियों की चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विविध प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जवार और अजमेर की खानों चांदी प्राप्त करते हैं। बताइए थे आपको, ये तो राजस्थान के बारे में। और विदेशी साक्ष्यों में ईरान और अफगानिस्तान में मिला है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग होगा? अभी तंत्र पढ़ा है, तब याद हो गया कौन सा रंग? लाल रंग। हड़प्पा में लाल, मगर चित्रित धूसर कहेगा तो दूसरा मतलब ग्रे, वैदिक सभ्यता। तो इसमें क्या होगा? लाल। लाल में अगर काला पट्टी डाल रहे हैं चाहे कुछ, वो तो समझ में आ रहा ना क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कुछ भी बना सकता है, मगर कलर जो अंदर हाँ ठीक है। कहेगा से प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था और सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। शुरुआत में जब चाक की जो मिट्टी से जो वो बनता है नहीं, वो चाक एक तरह से कुम्हार वाला नहीं देखिए है हाथ से जो, हाँ तो हाथ से जब प्रारंभिक चलन चल रहा था हड़प्पा का, प्राक वाला, क्योंकि 3 भाग में हड़प्पा को बांटे, एक प्राचीन वाला, एक विकसित हड़प्पा जिसको पढ़ते हैं हम लोग, और एक उत्तर हड़प्पा काली। तो पहले जब स्टार्ट हुआ था हड़प्पा, तो वहां से पैर से चाक को चलाया जा रहा था स्टार्टिंग में, पहले हाथ से यूज नहीं करता था, पता नहीं था उतना, तो नया नया स्टार्ट हुआ था। मगर जब हड़प्पा विकसित फेज में आया, अपने एडल्ट फेज में आया,
तो हाथ से यूज करने लगा। ठीक है, बात याद रखिएगा, पूछ लेगा अगर इस स्टेटमेंट में, ये सब आजकल ऐसे पूछ सकता है। तो देखिए इसे पढ़ने से ये भी तो होगा कि आपका स्टेटमेंट भी क्लियर हो जाएगा, पूरा बात कहानी की तरह पढ़ता रहेगा ओवरऑल। भले आप मान ले कि होता नहीं है तो बोल नहीं पाइएगा, तो मन में करेंगे तो कहानी याद रहेगा कि स्टार्टिंग फेज में पैर से चला रहा था जी, बाद में इससे तो स्टेटमेंट कभी ऐसा दे दे तो वो तो पूरा पता रहेगा बात उसके बारे में। क्योंकि पढ़ने में थोड़ी सब पता चलेगा आपको, है कि नहीं, हर चीज पढ़ाई में थोड़ी लिखा रहता है। तो याद रखिएगा, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था और सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी। डिजाइन के आधार पर कितना श्रेणी? एक तो बिना डिजाइन वाले मृदवांड और तथा दूसरा चित्रित मृदवांड। चित्रित मतलब डिजाइन रहेगा, चित्र होगा वही, तो बिना चित्र वाला यानी बिना डिजाइन वाला, विदाउट एनी डिजाइन। ठीक है, अगर मृदवांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था। मृदवांडों को बनाने वाली जो मिट्टी उसमें रेत का मिश्रण होता था, ये बात याद रखना है। जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण करता था। भूरा लाल, जो जनरली लाल समझ रहे हैं ना, वो पकाएंगे तो उतना थोड़ी लाल हो जाएगा, पर भूरा लाल रंग का ले लेता था। और इन मृदवांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई की जाती थी। मृदवांडों के ऊपरी हिस्से में, ऊपरी हिस्से में तो ऊपर वाला में, जैसे आज भी पुताई होता है तो ऊपर ही वाला में करता है, देखें आप लोग पढ़ते हैं घड़ा। ठीक है, तो इन मृदवांडों के ऊपरी हिस्सों पर लाल रंग की पुताई की जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार के चित्रकारी की जाती थी। वही तो हम बता रहे थे, ठीक है, कि चित्र पारना हो, पट्टी बनाना हो, ठीक है, ये सब काले रंग से हो रहा था। मगर पुताई ऊपर कैसे हो? लाल, तो जनरली लाल रंग। बताइए मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से, प्री आर्यन, उत्तर वैदिक काल से, या मौर्य काल से, या कुषाण काल से मूर्ति पूजा। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार कौन सा देना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पूरे आर्य, क्योंकि इतना देर तू पढ़ी अब तो इतना समझ में आ गया होगा कि पूर्व आर्य मतलब सिंधुघाटी सभ्यता। सिंधुघाटी सभ्यता के बाद आ रहा है, अगर बाद आर्य आए सिंधुघाटी सभ्यता के, इट मीन्स कि आर्य से पूर्व ही हम लोग मूर्ति पूजा करना स्टार्ट कर दिए थे। तभी तो बहुत सारे मृग मूर्तियां मिला है। सिंधु सभ्यता मूर्ति मिला ना, मातृ देवी पता चलता है, तो मूर्ति कहीं की पूजा हो रहा होगा तब ना आपका गॉडेस का यानी कि देवियों का, ठीक है, मूर्ति मिला है। और ज्यादा मूर्ति देवी और देवताओं में देवी का ही मिला है, महिलाओं का ही मिला है। और ऐसे ओवरऑल अगर मूर्ति की बात की तो पशु पक्षी का मिला है, ये भी बात याद आता है। मगर खाली मनुष्य में पूछे तो महिला, जिससे पता चलता है कि महिला पहले भी बहुत वर्चस्व रखती होगी। यानी कहीं ना कहीं आज की महिला कैसे है कि फोटो खिंचाने में आगे रहती है, तो उसमें मूर्ति भी उसका ज्यादा मिला है। ठीक है, याद रखना। तो रोक दिया था, रोक। पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। ठीक है, याद रखना। कहेगा निम्नलिखित पशुओं में से किस एक प्रकार का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। तो ऑब्वियस बात है गाय का साक्ष्य नहीं मिला है, तो गाय ही आंसर होगा। कौन होगा? गाय। फिर सुनिए क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहर में गाय नहीं मिला है और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण, ठीक है, नहीं मिला है? तो गाय का नहीं मिला है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में आपको बैल मिला है, भैंसा तो सब बता ही रहे हैं, सांड सब, मगर आपको गाय नहीं मिला है। तो ये बात याद रखिएगा। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंजा, बाघ, हिरण, भेड़ होगा, भेड़ा लिख दिया है, आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल से प्राप्त हुआ था। कहा है कि गाय
का साक्ष्य वैदिक काल में था, तभी न गाय को अघन्या बोला गया, ना मारे जाने योग्य पशु बोला गया। किसको बोला गया? गाय को। गाय जो है वो पवित्र एक पशु है, उसको न मारे जाने योग्य पशु बताया, यानी गाय को अघन्या बोल के पुकारा। अघन्या का शाब्दिक अर्थ ना मारे जाने योग्य पशु, जिसका वध नहीं किया जा सके, ये चीज बताया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ठीक है, तो याद रखना है, अगर आप सब पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा हड़प्पा कौन है कौन नहीं है। ठीक है, तो चनहुदड़ो, कोटदीजी, ठीक है, सोहगौरा या देसलपुर। सोहगौरा नहीं आप पढ़े होंगे, देसलपुर तो पढ़वे किए थे, कुछ कुछ नाम आया था देसलपुर का। सोहगौरा नहीं आप पढ़े होंगे। ठीक है, सुनिए बताते हैं। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे, ठीक है, एक गांव है। सोहगौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे एक गांव है, और यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं। ठीक है, मौर्यकालीन, मौर्य तो बहुत बात में है। सोहगौरा अभिलेख का नाम सुने होंगे, कहता हूँ सोहगौरा अभिलेख हम बताएं, तो सोहगौरा अभिलेख से मौर्यकालीन ताम्रपत्र का साक्ष्य मिलता है। तुम अच्छा बात याद रखना। ठीक है, यहीं से सब डिजाइन होते जाएगा चीजें, नाम सुन के तुम अपने आप में एक वो कर लो। ठीक है, याद करते जाओ। तो सोहगौरा याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है, और यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। इसमें यहाँ अन्नागार होने का क्या मिलता है? विवरण मिलता है। चनहुदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर हैं। चनहुदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान सिंध में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। तो देसल कहाँ मिलेगा? गुजरात के कच्छ में, और चनहुदड़ो कोटदीजी पाकिस्तान में। ठीक है, और आपका सोहगौरा उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा कौन सा अथी में, जिला में? गोरखपुर। कहाँ पे? गोरखपुर। गोरखपुर मिलेगा, और आपको यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख, ताम्र प्रशस्ति अभिलेख या ताम्रपत्र अभिलेख ऐसा करके आ जाएगा, सोहगौरा अभिलेख से पता चलता है। यानी मौर्य कौन जानकारी देगा, और इससे ये पता चलेगा कि यहाँ पर बृहद अन्नागार है, ये पता चलेगा। मौर्य काल के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है, यानी अन्न होता होगा, अन्नागार होता होगा, रखने का एक स्पेशल जगह होता होगा। यह बात आपको पता चलता है सोहगौरा के ताम्रपत्र। एक के साथ बोलो, याद रहेगा, एक के साथ, अलग अलग नहीं रटना। एक के मुंह से बोलाएगा तो एग्जाम में एक के साथ याद रहेगा। ठीक है, सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख, मौर्यकालीन सोहगौरा का एक लाइन में मन में रखो। मौर्यकालीन बोले तो वो भी हम बोल पाए कि एक साथ मन में रहे। 80-85 क्वेश्चन इसमें हम लोग 17 जा रहे हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, तो लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना है कि जूता हुआ खेत मिला है, कि गोदी बाड़ा मिला है, कि पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। ठीक है, या हड़प्पा कालीन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला। सब पढ़े थे हम। ठीक है, तो याद रखना है, आपको गोदी बाड़ा बताया था कि लोथल से क्या मिला था? गोदी बाड़ा मिला था। क्या मिला था? गोदी बाड़ा। लोथल से क्या मिला था? गोदी बाड़ा। ठीक है, ठीक है, याद हो गया। कालीबंगा से क्या मिला होगा? जूते हुए खेत। ठीक है, यानी कि जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिलता है कहाँ से? कालीबंगा। कालीबंगा बताते कि राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिला में, राजस्थान के कालीबंगा। ठीक है, जूता हुआ खेत। धौला बिरस तुमको हम क्या बताए थे? ऑप्शन देते हैं कि पक्की मिट्टी के बनी हुई हल, या हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, यही मिला होगा। क्या कि मिट्टी के हल तो बनावली से, तो बनावली भी एक ऑप्शन में है, तो बनावली से क्या मिलेगा? मिट्टी के हल। तो अपने पकड़ा गया आपसे कि धौलावीरा से क्या मिलेगा? धौलावीरा जो है वहां से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। कितना चिन्हों वाला? 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। और धौला अति बनावली से याद रखना है कि पक्की मिट्टी के बने हुए, ठीक है, हल के प्रतिकृति मिली है। पक्की ईंटी का बना हुआ हल का प्रतिकृति कहाँ से मिला है? बनावली से। और कालीबंगा से क्या मिला है? ठीक है, ठीक है, कालीबंगा से जूता हुआ खेत मिला है। ठीक है, और लोथल से गोदीबाड़ा। लोथल से कहेगा तो गोदीबाड़ा। ठीक है, तो याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है,
शैल चित्र शैल चित्र नहीं बताया आपको। आगरा मिला है, बंदरगाह जिसको कहते हैं। आपको कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, ये बताएं। धौलावीरा से आपको हम बताएं कि हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शैललेख मिला है, ये हम बोले, ठीक है, याद रखना। और धौलावीरा का तो एक चीज और भी याद रखना आपको कि वहां पे उच्चतम जल प्रबंधन का साक्ष्य, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। और बनावली बताया क्या चीज,